Hello aspirant, I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to begin with new topic, that is employee engagement and quality work life, and another topic is employee discipline. Before that, let's just recall about previous lecture. In our previous lecture we were talking about organizational development and change management. In change management we discussed number of methods, and this is all about previous lecture, and today we are going to see what is organizational employee engagement and employee discipline. So what is employee engagement? देखो, अगर हम सी सेंस में बात करें एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है कि आपका एम्प्लॉय जो अपना काम है उसको कितना, या टास्क है उसको कितना इंथुजास्टिकली और कितने अच्छे से वो कर रहे हैं, कितना वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने टास्क के साथ, जिसको वो काफ़ी एंगेजिंग तरीके से कर रहे हैं कि वो सारा काम कर रहे हैं उसे मतलब खुशी खुशी कर रहे हैं विद सेट्स, वो उसे काम को करके वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के काम आ रहा है, उनके काम को वैल्यू मिल रही है। तो यही होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसका वो काम करने में मन करता है, वो काम को अपने मन से कर रहा है, वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है और उसे सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है रैशनली और इमोशनली, है ना। और जो एम्प्लॉई है वो क्या कर रहे हैं, इंथुजियास्टिकली अपने काम को पूरा कर रहे हैं और मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो एक ऐसा एम्प्लॉय जब होता है जो काम में सेटिस्फाई फील करे, मोटिवेट फील करे, तो वहाँ पर अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो इंक्रीज कर जाती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है। सो अगर हम देखें एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज एन ह्यूमन Employee engagement is a human resource concept that describes the level of enthusiasm and dedicated a worker feel towards their job. Engaged employee care about their work and about performance of the company. जब आप कंपनी से जुड़ाव महसूस करेंगे तो यू विल आप अपने काम के बारे में भी ख्याल रखेंगे एंड कंपनी के परफॉर्मेंस के भी बारे में आप सोचेंगे. They believe their effort make differences and they often see their ऑन वेल-बीइंग लिंक्ड टू परफॉर्मेंस एंड कंपनी सक्सेस. और वो इस तरीके से देखते हैं अपने काम को कि अगर वो खुद अच्छा काम करेंगे तभी क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उससे कंपनी को सक्सेस मिलेगी. तो वो खुद को कंपनी की सक्सेस के साथ लिंक कर लेते हैं. एन एंगेज्ड एम्प्लॉई इज मोटिवेटेड by more than just paycheck. They feel connected to the organization and committed to contribute to its goal. So this is all about एम्प्लॉय एंगेजमेंट, है ना. एक एग्जांपल देख लेते हैं. गूगल एंगेज एम्प्लॉय बाय गिविंग देम फ्रीडम टू स्पेंड 20% ऑफ देयर टाइम ऑन प्रोजेक्ट दे आर पैशनेट अबाउट. ठीक है, जो गूगल है वो अपने एम्प्लॉय को 20% टाइम ऐसे काम को करने में उनको मदद करता है कि जो उनको पसंद है. जो काम एम्प्लॉय को करने में पसंद है, तो इससे क्या होगा कि उनको वो काम करने में मज़ा आएगा, तो एम्प्लॉय एंगेज्ड होगा, है ना. एंगेज्ड होगा तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और इससे गूगल को फ़ायदा होगा कि अगर वो अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, तो वो काम करने में मज़ा भी आएगा, तो वहाँ से उन्हें कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया या इनोवेशन लाने का मौका मिलता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्प्लॉय एंगेजमेंट की? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेज्ड एम्प्लॉय, क्लैरिटी ऑफ रोल्स होगी, उन्हें अपने रोल्स के बारे में क्लियर पता होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उन्हें पता होगा. लॉयल एंड प्रोडक्टिव, ऐसे एम्प्लॉय कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं. हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. इमोशनली एंड रेशनली कनेक्टेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो खुद को कनेक्ट करते हैं. इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बॉन्ड्स भी बनाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेज्ड एम्प्लॉय. अब देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ जो एम्प्लॉय है उनको बस इतना ट्रीट ना करे कि उन्हें बस काम करवाना है और अपना टास्क कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए लोगों के द्वारा. सिर्फ इतने तक ही ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के साथ डील नहीं करना, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को
आगे आना चाहिए, अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं उनके वेलबींग के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। सो वर्क लाइफ quality of work refers to overall focus on employee as a person, not just as a worker। आप जस्ट अपने वर्कर की तरफ ना देखें और है ना, उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह अच्छे से ट्रीट करें। क्वालिटी ऑफ वर्क refers to focus on employee as a person, not as a worker। it ensure the holistic well-being of employee, वर्क प्लस पर्सनल लाइफ। आप जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉय के बारे में सिर्फ उनके वर्क प्लेस पे भी नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ को भी अपने काम के साथ बैलेंस करने में मदद करना चाहिए। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर इंसान दोनों जगह अच्छा महसूस करेगा तभी तो वो आउटपुट अच्छा दे पाएगा। गुड quality of work life motivate employee, reduce stress, improve performance, organizational benefit by ensuring employee happiness without harming economic health। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर आप क्वालिटी वर्क लाइफ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चला रखते हैं या इस तरीके से आप एम्प्लॉय को डील करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है। इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय गिविंग जॉब सिक्योरिटी, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, है ना। फ्लेक्सिबल टाइमिंग दें लोगों को, आप काम करने का उनको आप फ्लेक्सिबल दें, ऑटोनॉमी दें थोड़ा सा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को आप इंक्रीज करें, एंगेजिंग करें अपने कॉन्वर्सेशन को, आप जो एम्प्लॉय उनको एंगेज करें, है ना। ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी रखें, आप उन्हें कैरियर ग्रोथ के चांस दें। जॉब इन्वेस्टमेंट, आप उनको न्यू टास्क दें, ट्रेनिंग दें, है ना। उनको आप हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क दें जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि उनके काम को वैल्यू किया जा रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस, सपोर्टिव लेवल पॉलिसी, इम्प्रूव एम्प्लॉय क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जब ये सब आप प्रोवाइड कराएंगे अपने एम्प्लॉय को तो वो वैल्यूबल फील करेगा। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय को मदद कर रही है, जिसके बदले एम्प्लॉय अपनी उनके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहा है और हाई प्रोडक्टिविटी देता है। सो दिस इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एंड उसके बाद हमने देखा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है ना, इसको कैसे अचीव किया जाए, इसके क्या इंपॉर्टेंस है हमने देखा। अब क्वालिटी सर्कल क्या होता है? क्वालिटी सर्कल गिवन बाय डब्ल्यू एडवर्ड डेनिम। कल भी हमने इनके बारे में बात की थी। इन्होंने बताया था वहाँ पे जो एक मेथड था चेंज मैनेजमेंट के लिए, इन्होंने एक साइकिल बताया था ना, डू, प्लान, एक्ट। वो भी इन्हें जिसे हम डेनिम व्हील बोल रहे थे, है ना। और ऐसे ही उन्होंने एक क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो क्वालिटी सर्कल होता क्या है? क्वालिटी सर्कल एक ऐसा ग्रुप होता है, एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जहाँ पे 5 से 10 लोगों का ग्रुप होता है जो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और उनको जो कॉमन कुछ प्रॉब्लम होती हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो जिस एरिया में जिसका एक्सपर्टीज है या जिस एरिया में इसको काम करना अच्छा लगता है, सेम माइंडसेट के लोग वॉलंटरीली एक प्रॉब्लम को वहाँ से लेते हैं, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में सोल्यूशन खोजते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और उस सोल्यूशन को खोजने के बाद उसमें एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सबमिट कर देते हैं। तो यही होता है क्वालिटी सर्कल, है ना। तो ये क्या है अब देख लेते हैं। अ क्वालिटी सर्कल इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ 5 to 10 एम्प्लॉय हु कम टुगेदर ड्यूरिंग वर्किंग आवर टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। हमें सब बस याद रखना है अपने क्वालिटी सर्कल के बारे में कि किसने दिया था, एडवर्ड डेनिम ने दिया था। और ये एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें 5 से 10 लोग होते हैं। ये 3-4 लाइन हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। इट इज़ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट अप्रोच दैट एम्पावर एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट आइडिया फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस इन जापान इन 1915 given by Edward Denham.
इंडिया में से कब यूज किया गया? इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय वेल, है ना, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है वेल, रामचंद्रपुरम इन 1980 इन्होंने इस्तेमाल किया था क्वालिटी सर्कल को भेल में पहली बार। लेटर प्रमोटेड थ्रू क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। सो क्वालिटी सर्कल क्या होता है हमने पता कर लिया कि ये एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें 5 से 10 लोग होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं तो सेम कुछ लोग आते हैं जो एक कॉमन प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं, उसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम को पिक कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं और उस सोल्यूशन को हायर मैनेजमेंट के लिए भेज देते हैं। फिर उस पर हायर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि उसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी सर्कल। इसके की फीचर्स क्या हैं? एक वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे 5 से 10 लोग होते हैं, ये लोग रेगुलरली मीट करते हैं। ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? सुपरवाइजर और ट्रेनर द्वारा लीड किया जाता है। यूज टूल्स लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, कॉज इफेक्ट डायग्राम एंड डेटा चार्ट्स, सजेशन एंड सोल्यूशन आर प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर एक्शन। तो बस ये लाइन हमें कुछ याद रखनी है, जैसे कि पहली, दूसरी, एंड ये भी ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी सर्कल के? इसमें फ़ायदा क्या होता है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं क्वालिटी सर्कल के थ्रू हम? इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इनहेंस एम्प्लॉय मोरल, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, डेवलप टीम स्पिरिट। जब लोग एक ग्रुप में काम करेंगे तो वहाँ पे टीम स्पिरिट भी डेवलप होगी, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक क्रिटिकल थिंकिंग भी बनती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अचीव होती हैं। स्ट्रेंथन मैनेजमेंट वर्क रिलेशन, इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे क्वालिटी सर्कल के। इसका प्रोसेस क्या है क्वालिटी सर्कल का, ये देख लेते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा कि आप एक वॉलंटियर ग्रुप फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप कन्वे कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉय होंगे वो रिपोर्ट करेंगे आपको कि हम इस प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हैं। तो वॉलंटरी तरीके से एक ग्रुप या टीम फॉर्म किया जाता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया जाता है स्टडी के लिए। फिर जब आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया तो अब उस प्रॉब्लम के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसे एनालाइज किया, अब आपने कोई सोल्यूशन डेवलप कर लिया और रिकमेंडेशन तैयार कर लिए कि आप कैसे उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हायर मैनेजमेंट के लिए आपने रिकमेंडेशन बना दिया, एक रिपोर्ट तैयार कर दी। अब उस रिपोर्ट को आप प्रेजेंट करते हैं हायर मैनेजमेंट पे, और उस हायर मैनेजमेंट अब उस पर क्या एक्शन लेता है, ये उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है या नहीं करता है, वो हायर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा प्रोसेस है क्वालिटी सर्कल का। ठीक है, कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी सर्कल। ये किसने दिया, ये कैसे काम करता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, ये सब हमने सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। वो एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है कि एक बिहेवियर कह सकते हैं, एक बिहेवियर, एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, है ना, और कुछ कोई कंपनी खुद बनाती है जिससे कि वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड कर सके, जिससे कि एम्प्लॉय को भी काम करने में आसानी रहे और मैनेजर को काम करवाने में भी आसानी रहे। तो जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डरली बिहेवियर। Discipline means orderly behavior that individual, team member and group must follow within the organization to achieve objective। तो आप एक orderly behavior है जिसे एक इंडिविजुअल या टीम को या सबको फॉलो करना होता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव कर सकें। इट हेल्प मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन बाय इंश्योरिंग दैट एवरीवन फॉलो रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब फॉलो करेंगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांस कम हो जाएंगे, है ना, और वहाँ पे आपकी जो क्या बोल सकते हैं, वर्किंग स्पीड हाई हो जाएगी, जिससे कि हारमनी आएगी, है ना, और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दिस पर्पज ऑफ डिसिप्लिन, द पर्पज ऑफ डिसिप्लिन इज टू मेक एम्प्लॉय वर्क टुगेदर एज अ टीम मेंबर ऑर्गेनाइज टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल विच इज टर्न सपोर्ट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द organization. Employee discipline refers to the range of strategy that employer use to manage employee behavior and performance in the workplace. These strategy include वर्बल और रिटेन वार्निंग। किस तरीके से आप मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे किसी एम्प्लॉय के डिसिप्लिन को, तो कैसे कर सकते हैं?
by verbal or written warning, performance improvement plan, coaching and counseling, disciplinary measures such as suspension and termination. So हमने देख लिया कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है. अब देख लेते हैं कितने टाइप का होता है डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन दो तरीके का होता है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. सो जो पॉजिटिव हो, अब डिटेल में देखते हैं क्या है. पॉजिटिव डिसिप्लिन, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ये नाम जरूर याद रखना आप, कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन को ही हम पॉजिटिव डिसिप्लिन बोलते हैं. एंड करेक्टिव डिसिप्लिन या प्यूनिटिव डिसिप्लिन को हम नेगेटिव डिसिप्लिन बोलते हैं. ये नाम कई बार पूछे गए, इसीलिए नाम जरूर याद रखिएगा कि पॉजिटिव डिसिप्लिन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, एंड प्यूनिटिव और या करेक्टिव डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिसीजन वो नेगेटिव डिसिप्लिन बोलते हैं. सो अब देख लेते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है. करेक्टिव डिसिप्लिन होता है एम्प्लॉय विलिंगली फॉलो रूल्स, एम्प्लॉय खुद से रूल्स को फॉलो कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोड्यूस सेट बाय द मैनेजमेंट, या फिर जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने बनाया है उसको खुद ही वो फॉलो कर रहे हैं, वो खुद से ही उसको फॉलो कर रहे होते हैं. तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन. वहाँ पे आपको उन्हें कोई चेक पॉइंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय खुद से ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहा है, और वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है. इट एनकरेज सेल्फ कंट्रोल एंड सपोर्टिव बिहेवियर, नो पनिशमेंट एंड पेनल्टीज आर इन्वॉल्व. जब पहले से ही वो खुद से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे पेनल्टी की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है ना. वहीं नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सही से फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमें नेगेटिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना होता है. वो कैसे करते हैं, हम पनिशमेंट देकर एम्प्लॉय के बिहेवियर को सही करने की कोशिश करते हैं. सो नेगेटिव डिसिप्लिन आल्सो नोन एज करेक्टिव और प्यूनिटिव डिसिप्लिन अप्लाइड व्हेन एम्प्लॉय रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर, इन्वॉल्व पनिशमेंट टू इंश्योर कंप्लायंसेस. किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करेंगे उनके बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, आप पेनल्टीज लगाएंगे, डिमोशन करेंगे, वार्निंग देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंशन दे देंगे आप उन्हें, या टर्मिनेशन कर देंगे उनका, है ना. तो यही है नेगेटिव डिसिप्लिन. लेकिन ये जो नेगेटिव डिसिप्लिन है एक्सट्रैक्ट ओनली स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ्टन फील डीमोरलाइज. इसमें जब आप पनिशमेंट दो किसी को तो वो एक जो लेवल है परफॉर्मेंस का उसको अचीव करने की कोशिश तो करेंगे वो, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं. इसके कॉज क्या हो सकते हैं इनडिसिप्लिन के. इनडिसिप्लिन एट वर्क प्लेस अराइज ड्यू टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. दीज फैक्टर अफेक्ट माइंडसेट ऑफ एम्प्लॉय एंड इन्फ्लुएंस देयर विलिंगनेस टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कुछ इसके मेजर कॉज हैं, जैसे कि इनइफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरवाइजिंग, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं पॉलिसीज़ को और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको. फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन है, ये अगर इस तरीके की चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन देखने को मिलता है कि आप किसी एक व्यक्ति को फेवर कर रहे हैं या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही नहीं, है ना. डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़, लैक ऑफ क्लियर एंड अनक्लियर रेगुलेशन, विक्टिमाइजेशन एंड बैड वर्किंग कंडीशंस, पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय. तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन कॉज करता है. अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं डिसिप्लिन की. डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल. डिसिप्लिन की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये सेल्फ कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं. इट्स रेफर्स टू एम्प्लॉय एफर्ट एट सेट रेगुलेशन टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड प्रोसीजर फॉर अचीविंग गोल्स. तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे एम्प्लॉय होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सकें. इट इज़ अ गाइडिंग एंड रिस्ट्रेनिंग अप्रोच. डिसिप्लिन नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म डिजायर्ड एक्टिविटी बट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम अनडिजायरेबल बिहेवियर. सो जो डिसिप्लिन है वो क्या करता है, लोगों को गाइड करता है कि वो अचीव करें और किस तरीके, मतलब आसानी से अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस दे सकें. इसके लिए वो मोटिवेट करता है उनको, और वहीं उनको वो बचाता भी है कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर या एक्टिविटी करने से. ठीक है. और इट मे बी प्यूनिटिव इन नेचर. जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन कैसा हो सकता है, पनिशमेंट नेचर का भी हो सकता है, जहाँ पर आपका डिमोशन, सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी
डिसिप्लिन की। अभी हमने देखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है, इसके क्या टाइप हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके क्या क्या कॉज हैं, किस कारण से डिसिप्लिन कॉज होता है, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या होता है ना। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अगर कोई एम्प्लॉई रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहा है तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बना के आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप करके आप एम्प्लॉय के बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एड्रेस एम्प्लॉय मिसकंडक्ट और परफॉर्मेंस इशू। ठीक है, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली सीवियर डिसिप्लिनरी मेजर स्टार्टिंग विद इन माइल्ड एक्शन एंड एक्सेलेटिंग इफ बिहेवियर ऑफ द परफॉर्मेंसेज डज नॉट इम्प्रूव। आप क्या करते हैं, पहले कोई एम्प्लॉय अगर मिसकंडक्ट कर रहा है ना या डिसिप्लिन में नहीं है तो आप पहले उनको वर्बल वार्निंग देंगे, फिर रिटर्न वार्निंग देंगे, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो आप उनको सस्पेंशन देंगे, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप उनका टर्मिनेशन कर देते हैं। तो ये एक क्या है, एक प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं कि कहीं हो सकता है कि वर्बल वार्निंग देने पर शायद एम्प्लॉय मान जाए या रिटर्न वार्निंग देने पर शायद एम्प्लॉय मान जाए। इस तरीके के हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि किस तरीके से हम कैसे भी करके एम्प्लॉय का जो मिसकंडक्ट है उसको हम सही कर सकें। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, टू गिव एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट बिहेवियर और इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिफोर टर्मिनेशन, इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी इन हैंडलिंग एम्प्लॉय मिसकंडक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लीगली बाय शोइंग दैट रीजनेबल स्टेप वर टेकन बिफोर डिसमिसल। तो ये कुछ हमारे पर्पज़ हैं प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन की कि हम क्यों फॉलो करना चाहिए। अब इसमें स्टेप्स क्या आते हैं प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन में। सबसे पहले आप एम्प्लॉय अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप उनको क्या करेंगे, वर्बल वार्निंग देंगे। आप प्राइवेट डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय के साथ कि क्या दिक्कत है। आप प्राइवेट डिस्कशन विद एम्प्लॉय अबाउट द इशू, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। आप उनको बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है और आप अपने बिहेवियर को क्या करें, चेंज करें या इम्प्रूव करें। उसके बाद अगर फिर भी एम्प्लॉय नहीं मान रहा तो आप उनको फिर वर्बल वार्निंग देने के बाद उनको आप रिटन वार्निंग देंगे। आप फॉर्मल रिटन नोटिस डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटिन्यू मिसकंडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉय फिर भी नहीं मान रहा तो फाइनल वार्निंग देंगे आप और उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन सच एज सस्पेंशन विद और विदाउट पे इंडिकेट दैट फेलियर टू इम्प्रूव विल लीड टू टर्मिनेशन। अब ये क्या फाइनल स्टेज आ गया कि अगर इसके बाद आप गलती कर दें तो फिर आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय फिर भी नहीं मान रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। द फाइनल स्टेप व्हेन एम्प्लॉय फेल टू करेक्ट बिहेवियर आफ्टर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। तो हमने बात की थी ना शुरुआत में कि प्रोग्रेसिव डिसीजन क्या होता है कि वहाँ एक प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जहाँ से कि एम्प्लॉय अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अगर वो इम्प्रूव नहीं करते हैं और फोर्थ स्टेज पर पहुँचते हैं तो उनका टर्मिनेशन कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं हमारे किसमें, प्रोग्रेसिव डिसीजनिंग में। अब प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग डिसिप्लिन किस तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है, वो हम देख चुके हैं वैसे। तो इसका कोर क्या है, करेक्टिव। जो प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन में कहना चाह रहे हैं कि आप डिसिप्लिन को एक करेक्टिव फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करें, न कि पनिशमेंट देने के पे। द पर्पज़ इज़ टू चेंज एम्प्लॉय बिहेवियर, नॉट टू punish the past. Punishment is used only a means to prevent future occurrence. अब यही प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको फॉलो करने के लिए एक हम बनाते हैं हॉट स्टोव रूल होता है, डेवलप्ड बाय डगलस MC ग्रोवर। इन्होंने एक रूल बनाया कि आप कैसे मतलब डिसिप्लिन को कंडक्ट करें या आपको कंडक्ट करना चाहिए प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन को। तो कैसे करेंगे आप, पहले आप इमीडिएट, जैसे ही गलती हुई किसी व्यक्ति से तो आप इमीडिएटली उनको एक्शन लेंगे। स्विच एक्शन आफ्टर मिसकंडक्ट सो द लिंक बिटवीन एक्ट एंड कंसिक्वेंस इज क्लियर। जैसे ही किसी ने गलती की उसको तुरंत बता दो कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रीवियस वार्निंग, रूल्स एंड सीक्वेंसेज आर नोन इन एडवांस। आप उनको समझाएंगे कि आपने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तो हमने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, उन सब के बारे में बताते हुए आप आगे मूव करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय सेम गलती बार बार कर रहा है
तो उसको सेम तरीके का आप बार बार पनिशमेंट देंगे। उसमें आप बताइए, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस बार पनिशमेंट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप कंसिस्टेंट रहेंगे कि जैसी गलती कर रहा है वैसे उसे आप क्या करेंगे, पनिशमेंट देते रहेंगे। सबसे पहले तो आप इमीडिएटली उनको बताएंगे, उनको वार्न करेंगे प्रीवियस वार्निंग के बारे में, या रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताएंगे उनको कि प्रीवियसली हमने आपको बताया था ऐसे। और हर बार जिस जैसी गलती उस हिसाब से ही आप क्या करेंगे, उनको पनिशमेंट देते रहेंगे। सेम ऑफेंस के लिए सेम रिस्पॉन्स को आप फॉलो करेंगे। और इम्पर्सनल, आप पर्सनल होकर नहीं, इम्पर्सनल होकर आप उनको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। डायरेक्ट एट द एक्ट नॉट द पर्सन, नो बायसनेस और फेवरेटिज्म। और फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। आप जो भी कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए नियम एक से रहने चाहिए कि जो आपने गलती की है उसके हिसाब से जो पनिशमेंट है वो आपको मिलेगा ही। तो ये था हमारा हॉट स्टोव रूल्स। अब ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस, व्हाट गुड एडमिनिस्ट्रेशन लुक्स लाइक। अगर कोई गुड एडमिनिस्ट्रेशन है और वो फेयरनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे करेंगे। क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए वहाँ पे, फेयर फैक्ट फाइंडिंग्स होनी चाहिए, एंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, जिसने गलती करी है या जिस एम्प्लॉय पे आप बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया, उस एम्प्लॉय को पहले सुना जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। प्रोपोर्शनेटली सैंक्शन फर्स्ट, सिविरिटी, इंटेंट एंड पास्ट रिकॉर्ड एंड इम्पैक्ट। आप उनके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करेंगे। फिर कंसिस्टेंसी अक्रॉस केसेस, फिर आप उनके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि ये गलती कहीं बार बार तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, कीप रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट। अब उन्होंने कोई गलती अब इस बार की तो उसका भी आप रिकॉर्ड रखेंगे कि फ्यूचर में ऐसी गलती अगर करेंगे तो इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए, जिससे कि टाइमलेस विदाउट डिले, है ना, टाइमलीनेस विदाउट डिले, एक्ट प्रॉम्प्टली बट नॉट आफ्टर बेसिक वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट। आप क्या कि तुरंत आप फैक्ट चेक करेंगे और आप विद इन टाइम पीरियड में एक्शन लेंगे, आप उसे डिले नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फैक्ट चेक जरूर करेंगे। कॉन्फिडेंशियसली हैंडल मैटर्स डिस्क्रीटली, प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी टू ऑफ ऑल इन्वॉल्व। आप लोगों को पब्लिकली नहीं इन्वॉल्व करेंगे, आप उनसे सीक्रेटली बात करेंगे, है ना, जब तक कि जब तक कि कोई चीज़ें बिल्कुल पब्लिक ना हो जाए या फिर प्रूव ना हो जाए, और आप उनकी डिग्निटी को बचाए हुए रखेंगे। सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंप्लायंस। सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस तरीके से जो पूरा एक्शन लेंगे, आप वो किस तरीके से, या पूरी प्रोसेस है उसको कैसे फॉलो करेंगे पनिशमेंट को लेकर। ठीक है। अब डोमेस्टिक इंक्वायरी व्हेन मिसकंडक्ट इज सीरियस। सो हर कंपनी में अपना अपना एक लोकल इंक्वायरी लेवल होता है, वो हर कंपनी को करना होता है। ठीक है। जब मिसकंडक्ट होता है तो इस केस में कंपनियां इस तरीके की इंक्वायरी या लोकल लेवल पे इंक्वायरी करती भी हैं। वो क्या होता है, डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, सबसे पहले क्या होगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। क्विक फैक्ट चेक टू सी इफ केस एग्जिस्ट। आप तुरंत क्या करेंगे, क्विक चेक करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। देन सेकेंड स्टेप, फिर आपने फैक्ट चेक कर लिया, अब क्या होगा, चार्जशीट फॉर्म करेंगे। आप फॉर्मल एलिगेशन आप लगाएंगे कि हु व्हाट व्हेन रूल वायलेशन, क्या रूल वायलेट हुआ, क्या वो सब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, किसने किया, क्यों किया, है ना, कौन सा रूल वायलेट हुआ, ये सब आप बना के चार्जशीट बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सर्विस ऑफ चार्जशीट, प्रॉपरली डिलीवर्ड एंड रिकॉर्डेड, है ना। अब आप क्या है कि चार्जशीट को आप क्या करेंगे, प्रॉपरली डिलीवर करेंगे, जिसने गलती की उसको आप डिलीवर कर देंगे उसको, और रिकॉर्ड बना लेंगे उसका। विटनेस एंड एक्नॉलेजमेंट है उनको भी आप रखेंगे। एम्प्लॉय एंड रिस्पॉन्स, एडमिट। अब क्या है कि अब वो आपने डिलीवर कर दिया एम्प्लॉय को, जिसने गलती की है उसको वो डिलीवर होगी चार्जशीट। तो अब इसके बाद क्या है कि अब या तो एम्प्लॉय एडमिट करेगा, डिनाई करेगा, सबमिट एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन सबमिट करेंगे उस चार्जशीट के अगेंस्ट कि उन्होंने किया है नहीं किया, या वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। एंड देन आफ्टर इम्पार्शियल इंक्वायरी कमेटी और ऑफिसर जस्टिस। अब क्या है कि उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इम्पार्शियल होगी, है ना। उन जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उस गलती में या मिसकंडक्ट में, और उससे जो कमेटी बनाई गई है उन दोनों में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। हियरिंग एंड एविडेंस। अब एक क्या होगी, लोकल बेस पे एक हियरिंग होगी, एग्जामिन विटनेस, डॉक्यूमेंट एंड
फेयर प्रोसेस, वहाँ पे जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है या जिस व्यक्ति ने गलत किया है वो अपने आप को डिफेंड करेगा, जिसके साथ हुआ है वो भी खुद को वहाँ प्रेजेंट करेगा, है ना, या उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ गलती की है तो उस बात के लिए भी फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई व्यक्ति बैठेंगे, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरी एक जो डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, जिस व्यक्ति ने मिसकंडक्ट किया है उसको। फाइंडिंग एंड रिपोर्ट, क्लियर एनालिसिस ऑन वेदर चार्जशीट आर प्रूव्ड, डिसीजन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब क्या है कि अब पूरी हियरिंग होगी, अब वहाँ पे क्या है कि एक्शन लिया जाएगा। चूज प्रोपोर्शनेट एक्शन, वार्निंग, PIP, फाइन, सैलरी, विद होल्डिंग पीरियड, सस्पेंशन, डिमोशन, टर्मिनेशन, क्या करना है अब यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पूरा आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद है डी नोवा इंक्वायरी, ये वर्ड आप जरूर याद रखना। डी नोवा इंक्वायरी क्या होता है? अ फ्रेश इंक्वायरी इफ़ अर्लियर वन वॉज फ्लॉड और इनकम्प्लीट। मान लो इंक्वायरी बैठी या तो वो फ्लॉड थी, ऐसा लगता है गलत थी या इनकम्प्लीट थी, तो फिर से डी नोवा इंक्वायरी बैठती है और उस केस को फिर वो दोबारा शुरू करती है। प्रीवियस वाला जितना भी कुछ हुआ इंक्वायरी में उसको वो कंसीडर नहीं करती है और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करती है, नए सिरे से एविडेंस या सारे कुछ वो कलेक्ट करती है। तो इसको बोलते हैं डी नोवा इंक्वायरी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमने देखा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है, उसे कैसे अचीव किया जाए, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये किसने दिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है, कितने तरीके का डिसिप्लिन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से इनडिसिप्लिन कॉज होता है, फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनडिसिप्लिन की, ये हमने देखा। फिर प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन देखा और इसकी पूरी प्रोसेस देखी हमने कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करते हैं। उसी में हमने देखा कि हॉटेस्ट ऑफ रूल्स क्या होता है ना। फिर हमने देखा कि क्या प्रोसेस है एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होता है, इसका हमने पूरा सीक्वेंस देखा। उसी में हमने देखा कि डिनोवा इंक्वायरी क्या होती है, एक फ्रेश स्टार्ट होती है जब पास्ट इंक्वायरी हुई है तो फ्लॉड है या इनकम्प्लीट है। तो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, अब कल मिलते हैं। थैंक यू।